उस आदमी ने एक परछाई पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, गोली एक छोटे लड़के को लग गई। दोनों एक ही पल में सुन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्हें लगा शायद उनकी आंखें धोखा दे रही हैं। लेकिन जब वे घबराकर आगे भागे तो देखा कि सच में उन्होंने एक छोटे लड़के को गोली मार दी थी। निक को अचानक ऐसा लगा जैसे आसमान उसके ऊपर टूट पड़ा हो। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और लड़के को जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़के के माथे में गोली लगी थी और उस समय उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। ये दृश्य देखकर निक पूरी तरह टूट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी अचानक एक और गोली की आवाज सुनाई दी। लड़के का पिता भी वहां दौड़ता हुआ आ गया था। जब उसने अपने बेटे को जमीन पर मरा हुआ देखा तो उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने सामने खड़े उस आदमी को देखा जिसने उसके बेटे को मार दिया था। उसने बिना एक पल गवाए जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। हालांकि निक लगातार समझाने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ था, लेकिन गुस्से से भरे पिता को उसकी एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो अपने बेटे का बदला लेना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाता, एक गोली पहले ही उसके दिल को चीर चुकी थी। ये गोली निक के दोस्त एंटन ने चलाई थी। अपने दोस्त निक को बचाने के लिए उसे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। पलक झपकते ही दो जिंदगियां खत्म हो गई। उस समय निक बुरी तरह डर गया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि शिकार करने आए वे लोग यहाँ तक आकर लड़ाई में बदल जाएंगे, और वो खुद अनजाने में एक हत्यारा बन चुका था। जहाँ निक घबराया हुआ था, वहीं उसका दोस्त एंटन उस समय काफी शांत था। उसने दोनों लाशों को घसीटकर घास में छुपा दिया। फिर वो सदमे में खड़े निक को कार में बैठाकर उस जगह से दूर ले गया। निक का दिमाग उस समय बिल्कुल सुन्न था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना है। उधर एंटन कार को उत्तर की तरफ जंगल में ले गया। उसने अपनी शॉटगन उठाई और फिर से शिकार करने की तैयारी करने लगा। सदमे में पड़े निक ने जल्दी से उससे कारण पूछा। तब एंटन ने उसे समझाया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वे उस जंगल में शिकार ही नहीं कर रहे थे। उसने कहा कि अब वे भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर वे अपराध के बाद भागे तो ये साफ साबित हो जाएगा कि वही हत्यारे हैं। इसलिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सामान्य होने का नाटक करना। उन्हें रात होने तक इंतजार करना होगा ताकि वे चुपचाप लाशों और सबूतों को ठिकाने लगा सकें। फिर वे इस छोटे से शहर को छोड़कर चले जाएंगे। एंटन की बात सुनने के बाद निक के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और नकली सबूत बनाने के लिए दोनों फिर से पास के शहर की तरफ गाड़ी लेकर निकल पड़े। फिर वे दोनों एक छोटी सी दुकान में गए और सामान्य बनने की कोशिश करने लगे। उन्होंने जानबूझकर दुकानदार से कहा कि वे यहाँ शिकार करने आए हैं। ये सब करने के बाद दोनों गाड़ी चलाकर वापस होटल लौट आए, लेकिन कमरे में पहुंचने के बाद भी उनका मन शांत नहीं था। वे यहाँ घूमने आए थे। अगर वे पूरे समय कमरे में ही बैठे रहते तो शहर के लोगों को शक हो सकता था। इसलिए लोगों को शक न हो, इसके लिए दोनों ने अपने अंदर के डर को दबाया और ऐसे दिखाने लगे जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। वे दोनों शहर के सबसे बड़े वाइन सेलर यानी शराब खाने में चले गए, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे उन्होंने देखा कि शहर का मुखिया भी उन्हें ढूंढ रहा था। उस समय मुखिया ने बड़े प्यार से दोनों को खाने पर बुलाया। दरअसल जब भी कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ शिकार करने आता था तो मुखिया उसे गर्मजोशी से भोजन के लिए आमंत्रित करता था। मुखिया के करीब आने के इरादे से निक और एंटन भी चुपचाप बैठ गए। एंटन ने जानबूझकर ये भी बताया कि वे शहर के सबसे उत्तरी जंगल में शिकार कर रहे थे। रात गहरी और शांत होने के बाद दोनों फिर से उसी जंगल की ओर गाड़ी लेकर गए जहाँ अपराध हुआ था। वे अंधेरे का फायदा उठाकर लाश को गुपचुप तरीके से दफनाने वाले थे। जब निक गड्ढा खोद रहा था तभी एंटन को अचानक एक बात याद आई। उसे याद आया कि उस समय जो गोलियां चलाई गई थीं वे अभी तक नहीं मिली हैं। अगर लाश मिल गई तो पुलिस गोली के नंबर से उन्हें ढूंढ सकती है। एंटन ने आसपास तलाश शुरू की। उसे पेड़ में फंसी सिर्फ एक गोली मिली, लेकिन दूसरी गोली कहीं नहीं मिली। तभी उसे याद आया कि एक गोली उस लड़के के सिर में लगी थी। वो मुड़ा और लड़के के सिर के पीछे हाथ लगाकर देखने लगा। उसे पता चला कि पीछे कोई गोली का छेद नहीं है। इसका मतलब था कि गोली लड़के के सिर के अंदर ही फंसी हुई है। इसी वजह से एंटन को मजबूर होकर चाकू से लड़के का सिर काटकर उसके अंदर से गोली निकालनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद दोनों ने सारे सबूत अपने बैग में रख लिए। फिर वे जल्दी जल्दी वापस होटल की तरफ लौट गए। उन्हें लगा कि इतनी रात में किसी ने उन्हें नहीं देखा होगा, लेकिन तभी निक ने मुड़कर देखा कि ऊपर की मंजिल से एक छोटा लड़का उसे घूर रहा है। चूंकि वो सिर्फ एक बच्चा था, इसलिए दोनों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और होटल वापस आ गए। किसी भी परेशानी से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि सूरज निकलते ही वे इस जगह को छोड़ देंगे। लेकिन दोनों इतने थक चुके थे कि जब उनकी नींद खुली तब रात के 3 बज चुके थे। वे जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगे। तभी होटल के नीचे से जोरदार शोर सुनाई देने लगा। एंटन ने सावधानी से खिड़की से बाहर देखा और पाया कि गांव वालों ने उनकी कार का टायर पंक्चर कर दिया है। कार के आसपास कुछ ताकतवर आदमी खड़े थे। दाशान आगे बढ़कर उन्हें रोकने गया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उन ताकतवर आदमियों में से एक उसे जोर से मार देगा। उसे लगा कि अब मामला खुलने ही वाला था। वो युवक बस सच समझाने ही वाला था, लेकिन तभी गांव का मुखिया लोगन अचानक आगे आया और उस ताकतवर आदमी को रोक दिया। दरअसल वो आदमी इसलिए गुस्से में नहीं था कि उसे लगा दोनों ने कोई बुरा काम किया है, बल्कि वो इसलिए नाराज था क्योंकि दाशान गांव में आने की पहली ही रात उसकी बेटी को छोटे जंगल में ले गया था। हालांकि गांव के मुखिया की मध्यस्थता के बाद वो आदमी आखिरकार दाशान को माफ कर देता है, लेकिन समस्या ये थी कि उस आदमी ने उनकी कार के चारों टायर पंक्चर कर दिए थे, इसलिए उनका भागने का प्लान भी पूरी तरह खराब हो गया। जब वे दोनों बार में बैठे थे तभी अचानक लोगन का भाई उनके पास आकर बैठ गया। उसने अभी हुई घटना के लिए माफी मांगी। फिर उसने कहा कि लोगन ने खास तौर पर उसे उनकी सुरक्षा के लिए भेजा है। ये बात सुनते ही दाशान पूरी तरह सन्न रह गया। दरअसल कल जिन 2 लोगों को उन्होंने मार दिया था वे गांव के मुखिया के भतीजे और बहनोई थे, लेकिन जब ये बात हल्के से कही गई तो दाशान के अंदर डर की लहर दौड़ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी दाशान अचानक बाथरूम से बाहर आ गया। हालांकि दोनों ने उस समय स्थिति संभाल ली, लेकिन इस घटना से लोगन के भाई को थोड़ा शक जरूर हो गया। और सच में उसी रात जब वो ताकतवर आदमी और दाशान मिलकर भागने का नया प्लान बना रहे थे तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने सावधानी से दरवाजा खोला। बाहर एक गांव वाला खड़ा था जो लोगन का संदेश लेकर आया था। उसने कहा कि गांव का मुखिया वापस आ गया है और दाशान को तुरंत बुलाया है। हालांकि दोनों बहुत डरे हुए थे, लेकिन उनके पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। वे घबराते हुए उस गांव वाले के साथ लोगन से मिलने
चले गए। असल में उस समय तक लोगन को लाशें नहीं मिली थी। उसने दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वे खोजने में मदद कर सके। शक से बचने के लिए दोनों को भी मजबूरन खोजी दल के साथ जंगल में जाना पड़ा। उन्हें लगा कि इतना बड़ा जंगल है, इसे खोजने में कई दिन लग जाएंगे। लेकिन तभी अगले ही पल गांव वालों ने कार से एक शिकारी कुत्ता निकाल लिया। ये देखकर दोनों के होश उड़ गए। जैसा कि उम्मीद थी, कुत्ते की सूंघने की क्षमता के सहारे गांव वाले धीरे धीरे उसी जगह के करीब पहुंचने लगे जहां लाशें दफन थीं। आखिरकार कुत्ता जाकर नरम मिट्टी वाली जगह पर रुक गया। लग रहा था कि अब गांव वाले बस कुछ ही पल में लाश निकाल लेंगे। ये देखकर दाशान अब और सहन नहीं कर पाया। उसने पास खड़े अपने साथी को इशारा किया और अगले ही पल दोनों अचानक मुड़कर जंगल की तरफ भागने लगे। उधर उसी समय लोगन और बाकी गांव वालों ने मिट्टी खोदकर दोनों लाशें बाहर निकाल ली। जब उन्होंने उस लड़के को देखा जिसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था, तो पूरे गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। गांव वाले गुस्से से चिल्लाने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में सभी लोग संभल गए। उन्हें पता चला कि दाशान और उसका साथी जैक दोनों गायब हो चुके हैं। तुरंत ही सब लोगों ने शिकारी कुत्ते को छोड़ दिया और उनके पीछे दौड़ पड़े। कुछ ही देर में कुत्ते ने दोनों को ढूंढ लिया और सीधे छलांग लगाकर जैक पर हमला कर दिया। उसने जैक को पकड़ लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी दाशान मुड़ा और कुत्ते को खींचकर अलग करने लगा, लेकिन उसी समय कुत्ते ने पलटकर दाशान के पैर को काट लिया। जैक ने तुरंत चाकू उठाया और कुत्ते को मार डाला। इसी बीच गांव का मुखिया और बाकी लोग भी वहां पहुंच गए। दाशान के पैर बुरी तरह काटे जा चुके थे और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसने जैक से कहा कि वो जल्दी भाग जाए ताकि वो इस मामले में और न फंसे। मजबूरी में जैक दाशान को वहीं छोड़कर भाग गया। कुछ ही देर में गांव का मुखिया और बाकी लोग वहां पहुंच गए। दाशान गुस्से से पागल हो चुका था और उसने मरे हुए कुत्ते को लात मारनी शुरू कर दी। लोगों ने उसे तुरंत रोक लिया, वरना वो गुस्से में खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता। फिर गांव के मुखिया ने कुछ लोगों को जैक के पीछे भेज दिया और दाशान को गांव वापस ले जाकर पूछताछ करने का फैसला किया। गांव पहुंचने के बाद दाशान ने डर के मारे पूरी सच्चाई बता दी। ये सुनकर दाशान इतना गुस्सा हो गया कि वो वहीं दाशान को गोली मार देना चाहता था, लेकिन गांव के मुखिया ने इसका सख्त विरोध किया क्योंकि दाशान की पत्नी को पता था कि वो यहाँ शिकार करने आया है। अगर वे उसे मार देते तो शहर की पुलिस पूरे गांव में पहुंच जाती और अगर वे खुद पुलिस को बुलाते तो उनके पास ये साबित करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं था कि असली कातिल कौन है। इसी बीच गांव वालों ने खबर दी कि उन्होंने जैक को पकड़ लिया है। पूरी रात चर्चा करने के बाद गांव के मुखिया ने एक फैसला लिया। उसने कहा कि दाशान को ही जैक को गोली मारनी होगी। उसने वादा किया कि अगर दाशान जैक को गोली मार देगा तो उसे जिंदा गांव से जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो यही मारा जाएगा। दाशान अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने सामने मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे की याद आई। उसकी आंखों में अचानक कठोरता आ गई। उसने बंदूक उठाई और गोली चला दी। आखिर में उसकी पत्नी उसे लेने गांव आई। उसने गांव के मुखिया से समझौता किया कि अगर पुलिस पूछेगी तो वो कहेगी कि जैक कहीं और शिकार करने चला गया था और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप सोच रहे होंगे कि गांव के मुखिया ने ऐसा फैसला क्यों लिया। दरअसल दाशान ने सच पूरी तरह नहीं बताया था। लड़के की मौत असल में एक दुर्घटना थी और जो दोनों बंदूकें इस्तेमाल हुई थी वे जैक की ही थी। उसमें उसकी भी जिम्मेदारी थी, लेकिन जिम्मेदारी से बचने के लिए जैक ने इंसान को मारने का फैसला किया। उसने जानबूझकर हत्या की। इसी वजह से गांव के मुखिया ने दाशान से जैक को मारने के लिए कहा। इस तरह वो एक साथ दो काम कर सकता था। एक तरफ वो गांव वालों की रक्षा कर सकता था और दूसरी तरफ सबको इस घटना का जवाब भी दे सकता था।